नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी प्रत्याशियों पर सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज। कहा, बीजेपी में दिखाई दे रहा परिवारवाद। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां जोरों पर। आरंग सीट से गुरु खुशवंत को मिला टिकट। गुरु खुशवंत ने मंदिर में की पूजा अर्चना। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में आचार संहिता लागू। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव को लेकर दी जानकारी। जगदलपुर में अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध। बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे अधिकारी और कर्मचारी। और छत्तीसगढ़ में चुनावी आचार संहिता लागू। सरायपाली पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए राज्य भवन में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी शामिल हुए। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी प्रत्याशियों पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में परिवारवाद दिखाई दे रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा परिवार के लोगों को टिकट मिला है। न उनके लिए एज क्राइटेरिया है, न ही परिवारवाद का है। रमन सिंह और उसके भांजा अगल बगल के सीट मिला रहे हैं, ठीक है। बलीराम कश्यप के लड़के के यहां दिया गया है। और उसी प्रकार से जुदेव परिवार को देख लीजिए, बहू भी मिला है, एक बेटे भी मिला है और उसकी छोटी बहू को भी मिला है। फिर सुनीति राठिया शायद उसको भी मिला है क्या? वो भी परिवारवाद है। तो कम से कम आधा दर्जन से ऊपर तो परिवारवाद का है। और ये लोग कहते रहे कि सब नया देंगे, लेकिन चला है तो रमन सिंह का, रमन सिंह की चल रहा है। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति को लेकर बैठक की जा रही है और बैठक का आयोजन कांग्रेस मुख्यालय राज्य भवन में किया गया। वहीं आपको बताते चले कि बैठक में प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने पर चर्चा की जा रही है और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ और दीपक बैज और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी मौजूद रहे। राज्य भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल में नगरीय निकाय किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि पीसी में विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, पंकज शर्मा, प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा समेत कई नेतागण मौजूद रहे और इस दौरान संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री शुरू की और कांग्रेस सरकार ने कभी किसी व्यक्ति का मकान नहीं तोड़ा। अनियमित मकानों को नियमित करने का भी काम किया गया और जिसके बाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने पट्टा वितरण को लेकर कहा कि पिछले बीजेपी सरकार में बस्तियों को उजाड़कर गरीबों को बीएसयूपी में शिफ्ट किए गए। वहीं कांग्रेस सरकार ने गरीबों को उनकी जमीनों का पट्टा देने का काम किया है और रायपुर में करीब 1 लाख लोगों को पट्टे दिए गए हैं। सबसे बड़ा काम तो बिजली बिल हाफ योजना का, जिसमें 44 लाख लोगों को 4,000 करोड़ रुपए का फायदा मिला, जिसकी बड़ी संख्या में लाभार्थी रायपुर शहर की भी जनता रही, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक भू माफियाओं के इशारे पे 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री को बंद कर दिया था, जिसके कारण आम आदमी में ताई मचा था। लोग अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें तक को नहीं बेच पा रहे थे। बड़ी संख्या में इसमें रायपुर के आसपास के रहने वाले प्रदेश भर के लोग प्रभावित थे। हमारी सरकार ने 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री को शुरू किया।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो साथी बैठे हैं उन्होंने हमेशा जो हमारे साथी हैं जिनको छत का अधिकार नहीं था उसकी लड़ाइयाँ लड़ी। 15 साल लगातार संघर्ष किया, विधानसभा घिराव किया, पर फिर भी बीजेपी की सरकार ने कभी लोगों को उनके छत का अधिकार नहीं दिया। हालात ये थे, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मकान बनता था, मंत्रियों का मन करता था तो गरीब बस्तियों को उजाड़कर उनको बीएसयूपी के मकानों में भेज दिया जाता था और कभी उनकी सुध नहीं ली गई। पहले तो मैं साधुवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने हर बीएसयूपी के लिए आज बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। अब उनके मरम्मत का कार्य जारी है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, हम लोग जब विपक्ष में थे हमने वादा किया था कि जो साथी जिनको छत का अधिकार नहीं है, जो लंबे समय से शहर में निवासरत हैं, उनको हम लोग निःशुल्क पट्टा देंगे। सरकार की 2 पट्टों की नीतियां आई और अब लगभग 25,000 लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क पट्टे अब तक बांटे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वो काम करके दिखाया जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। तमाम योजनाओं को आखिरी आदमी तक उसके बजट में फायदा पहुंचाने का काम किया। एक विचारधारा, 2 विचारधाराओं की लड़ाई, एक विचारधारा के पीछे हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो हर चीज को महंगाई की ओर लेके जा रही है, बेरोजगारी की ओर लेके जा रही है। दूसरी विचारधारा कांग्रेस की, चाहे बिजली में यूनिट 4 यूनिट बिजली बिल में बिजली विभाग योजना में फायदा पहुंचा रही है। स्वामी आत्मानंद जी स्कूल योजना से लाखों बच्चों के परिवार जो 50,000 रुपया सालाना एक बच्चे का लगता है, उसको उसके घर में माफ करा रही है। 25 किलो चावल हर राशन कार्ड में देने का काम हो। स्वास्थ्य की क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो हमारे क्लिनिक, हमारा अस्पताल, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल वेल यूनिट, हॉस्पिटल, ये सब वो चीजें हैं जिससे आम आदमी के घर में जो महीने का पैसा उसको लगता था, उस बजट में इस सरकार के माध्यम से उसको फायदा पहुंचा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रायपुर जिले में 7 विधानसभा पिछले चुनाव से जिले में 2,60,000 वोटर बढ़े हैं। वहीं आपको बताते चले कि जिले में 1869 मतदान केंद्र है। शहरी मतदाता केंद्र ज्यादा हैं और एक मतदान केंद्र में औसतन 1006 मतदाता हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में 6 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और जिले में 18 वर्ष वाले 45,000 मतदाता हैं, तो वहीं 22 साल वाले 1,10,000 मतदाता हैं। हमारे जिले में 7 विधानसभा है, आपको सबको पता है। 7 विधानसभा हमारे जिले में पूर्ण रूप से है और बलौदाबाजार विधानसभा के 110 मतदान केंद्र हमारे जिले में हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं तो एक जो हमारा विधानसभा है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, बाकी सभी जो विधानसभाएं हैं वो अनरिजर्व है। हमारे पास 18,79,000 मतदाता है और जो पुरुष और महिला मतदाता का जो अनुपात है वो 990 है। तृतीय लिंग के हमारे पास 291 मतदाता है। और अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो लगभग 2,60,000 मतदाता पिछले साल की तुलना में 2,60,000 ज्यादा मतदाता इस बार वोटिंग का अपना राइट का अधिकार देंगे। इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे जिले में 1869 मतदान केंद्र है और इसमें से शहरी जो मतदान केंद्र है वो 11, क्योंकि अधिकतम हमारी जो विधानसभा है शहर के हैं, तो जो हमारे शहरी मतदान केंद्र है वो ज्यादा है कंपेयर टू ग्रामीण मतदान केंद्र। और एक मतदान केंद्र के पीछे लगभग 1,006 मतदाता हमारा एवरेज है, यानी कि इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ मतदान केंद्रों में इससे कम भी हो सकते हैं और कुछ मतदान केंद्रों में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो चिन्हांकित करते हैं, हमारे जब यहाँ पे 6 ऐसे विधानसभा है जिसमें अभनपुर को हम छोड़ देते हैं, तो जो वे संवेदनशील विधानसभा माने जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था है लगाई जानी रहेगी इलेक्शन के लिए। पोल के पहले और पोल वाले दिन उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उसका डिप्लॉयमेंट का प्लान इत्यादि बना लिया गया है। कुल 1869 बूथ है, जिसमें से 349 बूथ को हमने संवेदनशील माना है, जिसमें हम लोग सामान्य से थोड़ा अधिक बल वहाँ पे लगाने की हमारी कोशिश रहेगी।
उसके साथ साथ जैसे कल से मॉडल कोड लगा है उसके संबंध में आदेश भी जारी होगा। 144 प्रभावशील रहेगी। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, सभा के लिए जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक होगी। बिना अनुमति के कोई यदि ऐसा आयोजन करेगा तो उसके ऊपर 188 की कार्रवाई की जा सकती है। उसके अलावा जो लाइसेंसी हथियार है, करीब 1800 लाइसेंसी हथियार हैं जिले में, तो उनको जमा करने के लिए भी आदेश कल जारी हो गया। अगले 7 दिनों में वो हथियार जमा कराए जाने हैं और किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी को रखने की आवश्यकता है, जैसे बैंक के गार्ड्स इत्यादि होते हैं, तो उन्हें भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। सरायपाली के महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र के अंतर्गत राज्य टेमरी चेक पोस्ट में 2 अलग अलग मामलों में 5 संदेहियों के पास से 63 लाख रुपए के सोना और चांदी बरामद किए गए हैं। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर जिला पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है और वहीं कोमाखान थाना क्षेत्र में जांच चौकी टेमरी में पुलिस ने खरियार रोड उड़ीसा से आ रही कार में सवार के पास से 912 ग्राम सोना और 11 किलो 139 ग्राम चांदी जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई गई है। वहीं आपको बताते चले कि दूसरे मामले में कार सवार बिहार कॉलोनी खलारी मंदिर डीडी नगर रायपुर निवासी के पास 37 किलो 600 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं और जिसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं महासमुंद जिले के कोमाखान पुलिस ने मामले में धारा 102 की कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों में इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिए हैं। दूसरी कार है जिससे हमारे द्वारा करीब 50 किलो करीब चांदी और 1 किलो के करीब सोना जब्त किया गया और 1 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं, जिसे हमारे द्वारा विधिवत जब्त कर लिया गया है और संबंधित और एजेंसियां हैं जैसे इनकम टैक्स को भी हम सूचित कर रहे हैं। 2 लोग पकड़े गए हैं, मतलब 2 लोगों से जब्त हुआ है। एक रायपुर के लोग हैं और दूसरे लोग उड़ीसा के लोग हैं। क्या बरोबरा नहीं है क्योंकि उन पर कोई कागजात नहीं थे, इसलिए हमने इनको जब्त किया गया है और माननीय जो एजेंसियां इसमें सम्मिलित हैं उनको सबको हम सूचित करें। चुनाव के संबंध में जो नाके स्थापित किए गए उन्हीं पे पकड़ा गया। टेमरी नाके पे ये कार्रवाई हुई है। रायपुर में केंद्रीय चुनाव आयोग के आचार संहिता लागू होने की घोषणा पर पुलिस प्रशासन और सारे सरकारी अधिकारी अपनी हरकत में आ गए हैं। आपको बताते चले कि पुलिस के आला अधिकारी भी इस चुनाव को महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि धारा 144 पूरे प्रदेश में लागू हो गई है और जिसका पालन करने और जनता को समझा देने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों और सभी थाने की टीआई की और वहीं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने चुनाव से संबंधित सारी जानकारियां दी और कहा कि अपराधियों पर कड़ाई की जा रही है और कहा कि ये फ्लैग मार्च पूरे शहर का भ्रमण करते हुए लोगों को समझाइश दी जाएगी और वहीं आपको बताते चले कि शांति बनाए रखने की भी अपील की जाएगी। संहिता लागू हो चुकी है विधानसभा चुनाव 2023 के लिए। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है ताकि असामाजिक तत्वों पर लगाम रहे। पुलिस की चेकिंग भी बढ़ाई गई है। जिले के जो अंतर जिला बॉर्डर्स है वहां के नाका एक्टिवेट किए हैं। उसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग 7 विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड्स एक्टिव किए गए हैं। उसके साथ साथ शहर में शाम को और अलग अलग समय पे चेकिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। उसी क्रम में एक फ्लैग मार्च का आयोजन आज किया गया जिसमें शहर के सभी थाना प्रभारी, सभी गेस्टेड ऑफिसर्स शहर का भ्रमण एक साथ मिलकर के करेंगे। एक कॉन्फिडेंस भाव रहे और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो। दंतेवाड़ा में बीजेपी नेत्री ओजस्वी मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने एक वीडियो जारी कर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बताते चले कि 2018 विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग में एकमात्र दंतेवाड़ा की सीट को ही बीजेपी जीत पाई थी और भीमा मंडावी ने कांग्रेस की प्रत्याशी देवती कर्मा को बेहद
कम अंतर से हराया था। वहीं आपको बताते चले कि 2019 में नक्सली हमले में भीमा मंडावी शहीद हो गई थी और उसके बाद दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की बेटी ने वीडियो में पिता के बलिदान की अपेक्षा करने का आरोप बीजेपी पर लगाया और कहा कि मेरे पापा का बलिदान की कोई कीमत नहीं है और उन्हें भाजपा के लिए जान दे दी। नमस्कार, मैं दीपा मंडावी, स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट न देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। भले ही मेरी मम्मी राजनीति में नहीं है, पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी। मेरे पापा ने इस पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। उनके जाने के बाद हमें अपने कल का पता नहीं था, फिर भी हमारी मम्मी ने हमें संभाला और इस पार्टी में मेरे पापा की जगह ली। उसी शिद्दत के साथ जो मेरे पापा के अंदर थी, हमारे दंतेवाड़ा की जनता के लिए और हमारी भाजपा पार्टी के लिए। क्या मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं है आप सभी पार्टी वालों के सामने? क्या मेरे पापा से कोई कमी रह गई? जबकि आज भी जनता सिर्फ मेरे पापा को चाहती। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आम निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा उपस्थित रहे। वहीं आपको बताते चले कि कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और नामांकन 3 से 20 अक्टूबर तक होगा। नामांकन पत्र की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी और वहीं नाम वापसी 23 अक्टूबर को और मतदान 7 नवंबर को किया जाएगा। खबर जगदलपुर के बस्तर से है, जहां पर संभाग के 4 विधानसभा के प्रत्याशियों ने देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर सभी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी बिगुल फूंका। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक साथ उपस्थित होकर मंदिर में पूजा अर्चना की और शपथ ली कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में लानी है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से जड़ से उखाड़ने का संकल्प ले लिया गया। पार्टी उतर चुकी है, लेकिन किस तरीके से नजरों से उतर गई है ये तो पूरी जनता ने देखा। 5 साल तक आपने बड़ी बड़ी घोषणा करके सरकार बनाई थी, लेकिन अब उन घोषणाओं का आप जमीनी स्तर पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं है और जनता भी आपको बखूबी तरीके से पहचान चुकी है। और आप मत भूलिए, आपने जितनी घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को आपके ही मंत्री के लोग, आपके ही जनप्रतिनिधि उसका विरोध करते हैं कि हमने उन कार्यों को पूरा नहीं किया। तो पीसीसी के अध्यक्ष अभी सामना करने की स्थिति में नहीं है, वो तो अपने खुद की टिकट बचाने के लिए प्रयासरत हैं। हमें विश्वास है कि उनको शीर्ष नेतृत्व और जो भूपेश बघेल टिकट देंगे ऐसा लगता है, लेकिन जिस तरीके से वातावरण है उस वातावरण में सर्वे रिपोर्ट में आया है, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दीपक बैज भी पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने आरंग विधानसभा सीट से गुरु खुशवंत को टिकट दिया है। आपको बताते चले कि टिकट मिलने के बाद खुशवंत गुरु ने चंडी देवी, बागेश्वर नाथ धाम सहित कई मंदिरों के दर्शन किए और सर्व समाज के कल्याण और सुख समृद्धि की मंगल कामना भी की और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई श्रेष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे और इस दौरान एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बताते चले कि मीडिया से चर्चा के दौरान तेजस्वी सूर्या ने अपने दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने का और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच रहकर
सीएम हाउस घेराव करने का मौका मिला है और इस बार सीएम हाउस के अंदर प्रस्थापित करने का संकल्प लेने आए हैं। वहीं आपको बताते चले उन्होंने यह भी कहा कि हमने सीजीपीएससी में हुए घोटाले को मुद्दा बनाकर उठाने का काम किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए लाठियां खाई और जिसका प्रतिफल प्रदेश के हाईकोर्ट से हमें मिला है। भूपेश सरकार के कुशासन के सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश के युवाओं को पिछले 5 साल में हुआ है। सीजीपीएससी घोटाला से लेकर यहां के माफिया सरकार हजारों संख्या में युवाओं के आशा आकांक्षाओं को खींच चुके हैं और ये जो आक्रोश है युवाओं के बीच में, इस आक्रोश को प्रदेश के युवा चुनाव के संदर्भ में अपने वोट में दर्ज करेंगे और युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं को पिछले 5 साल से उनके आक्रोश को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में युवा मोर्चा काम किए हैं। आज भी प्रदेश के युवाओं के पॉलिटिकल लीडरशिप को एक डायरेक्शन देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के नेतृत्व में और अपने राष्ट्रीय महासचिव वैभव जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के 10 राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता चुनाव के संदर्भ में यहां काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूणत पर विश्वास जताकर उन्हें रायपुर पश्चिम विधानसभा से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। वहीं आपको बताते चले कि मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी राजेश मूणत ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की और सुबह करीब 9 बजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ राजेश मूणत महादेव घाट के हटकेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की गई और अपने प्रचार अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं आपको बताते चले कि राजेश मूणत पूरे दिन रायपुर पश्चिम विधानसभा के कई प्रसिद्ध मंदिरों में देव दर्शन करने पहुंचे और इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम भी चलता दिखाई दिया। इस दौरान राजेश मूणत ने यह भी कहा कि सनातन संस्कृति में ईश्वर अटूट आस्था रखकर शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा में केवल रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत होगी। रायपुर के शहीद राजीव नगर पांडे पुरैना में 125 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्हें जल्द ही पट्टे का लाभ मिलने वाला है। वहीं आपको बताते चले कि पूरी भूमि आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आने की वजह से लोग पट्टे से वंचित थे और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा लगातार लोगों को अधिकार दिलवाने के लिए जुटे रहे और जिसके परिणाम स्वरूप आरडीए ने उक्त भूमि में पट्टा वितरण करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और निश्चित तौर पर 125 गरीब परिवारों को आने वाले समय में पट्टे का वितरण किया जाएगा। वहीं आपको बताते चलें कि उक्त क्षेत्र के लोगों की बहुपेक्षित मांग थी जो आने वाले समय में जल्द ही पूरी होने वाली है। वहीं जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि यह शहीद राजीव नगर के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है जो कि उनकी बहुउपेक्षित मांग थी अब वह पूरी होने वाली है और यह सब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महत्वाकांक्षी योजना के चलते पूरा हो पा रहा है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता बसंत अग्रवाल की तरफ से युवा अधिकार परिवर्तन यात्रा निकाली गई। आपको बताते चले कि इस परिवर्तन यात्रा में हजारों की संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हुई। वहीं आपको बताने के बसंत अग्रवाल ने कहा कि विकास में बदलाव जरूर आएगा और बताया कि जो चारों तरफ नशा युवाओं में फैला हुआ है इसे लेकर ही हम यहां परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। जाग चुका है। विशाल जन सैलाब यह कहता है कि रायपुर पश्चिम विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी ने कहा है कि युवाओं को हम मौका देंगे, नए चेहरों को हम मौका देंगे, तो यह निश्चित रूप से ये संकल्प है युवाओं का
कि युवा को यदि पार्टी मौका देती है तो पूरे 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा अंतर से कहीं जीतेंगे तो रायपुर पश्चिम से जीतेंगे। बदलाव आएगा विकास में, बदलाव आएगा सोच में, बदलाव आएगा जो आज चारों तरफ नशे का कारोबार फैला हुआ है, इसमें ये सब चीजें जो है उसको देख के युवा बहुत आक्रोशित है और इसीलिए हमने यह परिवर्तन यात्रा निकाली। युवाओं के लिए कोई मेन एजेंडा आपने बनाया है? मेन एजेंडा है कि मैंने एक सनातनी सेना बनाई है, पूरे प्रदेश में इसकी टीम बनेगी और जहां जहां धर्म के खिलाफ कुछ होगा ये सनातनी सेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। जगदलपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम की तरफ से विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के तहत शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर प्रतिबंध किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकता है और साथ ही अपने निर्धारित मुख्यालय पर उपस्थित रहेगा। निर्वाचन कार्य में उनकी आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर उन्हें उपस्थित होना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।